हेलो दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट फैक्ट्री में, जहां आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना टरबाइंस चैप्टर। जहां पे हमारा आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइंस। Characteristic curves of hydraulic turbines are the curves with the help of which the exact behavior and performance of the turbine under different working conditions can be unknown. These curves are plotted from the results of the tests performed on the turbine under different working conditions. कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स की मदद से हम हाइड्रोलिक टरबाइन के एग्जैक्ट बिहेवियर और परफॉर्मेंस के बारे में जान पाते हैं, वो भी अंडर डिफरेंट वर्किंग कंडीशन, यानी अलग अलग कंडीशंस में वो कैसे परफॉर्म करता है ये हम जान पाते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है स्पीड, दूसरा है हेड, तीसरा है डिस्चार्ज, चौथा है पावर, पांचवा है ओवरऑल एफिशिएंसी और छठा है गेट ओपनिंग। इन 6 पैरामीटर्स में से 3 जो हैं उनका नाम है स्पीड, हेड और डिस्चार्ज। ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं और इन 3 में से किसी एक पैरामीटर को कांस्टेंट कहा रखा जाता है, जैसे कि यहाँ NHQ में हम लोग कंसीडर करेंगे H को। और जो वेरिएशन है वो बाकी अग और जो वेरिएशन है वो बाकी 4 पैरामीटर्स से निकाला जाता है, ताकि बाकी 2 जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसका भी वैल्यू प्लॉट किया जाए और बहुत सारे कर्व को ऑब्टेन किया जाता है। इन कर्व्स को ही कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स कहते हैं। अब ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स 3 टाइप के होते हैं। हमारा पहला है कांस्टेंट हेड कर्व, दूसरा है कांस्टेंट स्पीड और तीसरा है कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व। अब हम पहला टॉपिक देख रहे हैं कांस्टेंट हेड कर्व्स। तो कांस्टेंट हेड कर्व्स या मेन characteristic curves are obtained by maintaining a constant head and a gate opening on the turbine. The speed of turbine is varied by changing load on the turbine. For each value of the speed, the corresponding values of power and discharge are obtained. Then, overall efficiency for each of the value is calculated. मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व पाने के लिए हम लोग मेंटेन करते हैं कांस्टेंट हेड और एक कांस्टेंट गेट ओपनिंग टरबाइन में। और स्पीड ऑफ टरबाइन जो होता है उसको चेंज करते हैं लोड के हिसाब से। हर वैल्यू ऑफ स्पीड के लिए अलग अलग वैल्यू ऑफ पावर और अलग अलग वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज हमें मिलता है। और फिर ओवरऑल एफिशिएंसी हम लोग कैलकुलेट करते हैं हर वैल्यू ऑफ स्पीड के लिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं, अगर हम यूनिट स्पीड का वैल्यू लें तो हमारे पास यूनिट पावर और यूनिट डिस्चार्ज का वैल्यू हम निकल जाएगा। इसी तरह से ओवरऑल एफिशिएंसी को अगर एब्सिसा में लेंगे तो क्यू यू पी यू पी और एन नॉट आ जाएगा, वो प्लॉट किया जाएगा, वो हम नीचे देखेंगे फोटोज़ में। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ देख सकते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ अ पेल्टन व्हील। यहाँ पे यूनिट स्पीड बाय यूनिट डिस्चार्ज का ग्राफ दिखाया गया है, बाय यहाँ पर यूनिट स्पीड बाय यूनिट पावर का ग्राफ दिखाया गया है, और सब में एच का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। हमारा अगला है, देखिए कैप्लन टरबाइन के लिए यहाँ दिखाया गया है यूनिट स्पीड बाय यूनिट डिस्चार्ज का ये ग्राफ है। और अगला है हमारा फ्रांसिस टरबाइन के लिए, आप देख सकते हैं कैप्लन टरबाइन में ग्राफ जो है इंक्रीजिंग वे में है और फ्रांसिस टरबाइन में ग्राफ डिक्रीजिंग वे में है। और फिर हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर यूनिट स्पीड बाय यूनिट पावर का जो ग्राफ है वो पहले 0 से इंक्रीज़ होते हुए फिर डिक्रीज़ हो रहा है, और यूनिट स्पीड का जो ग्राफ है वो वेरी कर रहा है। कोई बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रहा है, स्पीड बहुत जल्दी रिड्यूस हो रहा है, और किसी-किसी गेट ओपनिंग में स्पीड बहुत ज़्यादा रह रहा है, तो ज़्यादा देर तक स्पीड मेंटेन हो रहा है। हमारा अगला टॉपिक है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व या कांस्टेंट स्पीड कर्व्स। Operating characteristic curves are plotted when the speed of turbine is constant. In case of turbines, the head is generally constant. As mentioned in the article 18.13, there are three independent parameters, namely N, H and Q for operating characteristic. N and H are constant, and hence the variation of power and efficiency with respect to discharge Q are plotted. तो दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स को तब प्लॉट किया जाता है जब स्पीड ऑफ टरबाइन जो है उसको कांस्टेंट रखते हैं। टरबाइंस के केस में हेड जो है वो जनरली कांस्टेंट रहता है। तो ऊपर के आर्टिकल में जैसा हमने देखा था, तो देयर आर 3 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। तो ये हम जानते हैं कि एन, एच और क्यू जो है वो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स है। तो इसको ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक में लाने के लिए एन और एच को जो है वो कांस्टेंट रखा जाता है,
और वेरिएशन ऑफ पावर और एफिशिएंसी निकाला जाता है और डिस्चार्ज क्यू को प्लॉट किया जाता है। पावर कर्व फॉर टरबाइन shall not pass through the origin because the certain amount of discharge is needed to produce power to overcome initial friction। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि पावर कर्व जो होता है टरबाइन का, वो जो है वो ओरिजिन से पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज ही अटेन करता है, तो उसको उतना ही प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि वो इनिशियल फ्रिक्शन से ओवरकम कर सके। पावर और एफिशिएंसी कर्व जो होगा वो थोड़ा दूर बनेगा ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे, ताकि ओवरकम जो इनिशियल फ्रिक्शन से वो कर रहा है, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। और ये फिगर 18.37 में हम लोग वेरिएशन देख सकते हैं कि इतनी दूर आकर के ये ग्राफ बनाया गया है। यहाँ पे एच और एन जो है वो कांस्टेंट है और ये पी पावर हो गया। हमारा अगला टॉपिक है कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व या मार्शल कर्व या आइसो एफिशिएंसी कर्व। These curves are obtained from the speed versus efficiency and speed versus discharge curves for different gate openings for a given efficiency. Nu versus eta naught curves are the two speeds from the Nu versus Qu curves. Corresponding the two values of speed, there are two values of discharge. Hence, for a given efficiency, there are two values of discharge for a particular gate opening. This means for a given efficiency, there are two values of speeds and two values of the discharge for a given gate opening. तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व या फिर कह सकते हैं मसल कर्व या आइसो एफिशिएंसी कर्व। तो ये कर्व जो होता है वो स्पीड वर्सेस एफिशिएंसी या स्पीड वर्सेस डिस्चार्ज के कर्व से ऑब्टेन होता है। हमें इस एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग के पास दो स्पीड है, वो है एन यू वर्सेज एन नॉट और यहाँ पे एन यू वर्सेज क्यू यू। तो हमारे पास दो अलग अलग वैल्यू ऑफ स्पीड है, तो हमारे पास दो अलग अलग डिस्चार्ज होगा। हमारे पास दो वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज है, लेकिन गेट ओपनिंग जो है वो हमारा एक ही है। इसका मतलब है कि दो वैल्यू ऑफ स्पीड है, दो वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज है, लेकिन गेट ओपनिंग सिर्फ एक है। If the efficiency is maximum, there is only one value. These two values of speed and two values of discharge corresponding to a particular gate opening are plotted as shown in figure 18.38b. The procedure is repeated for different gate openings and the curves Q versus N are plotted. The points having the same efficiencies are joined. तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि अगर एफिशिएंसी जो मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू होगा। हमारे पास जो है दो वैल्यू ऑफ स्पीड है और दो वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज है, जो एक पर्टिकुलर गेट ओपनिंग पे करस्पॉन्ड कर रहा है। और ये सारा वैल्यू यहाँ प्लॉटेड है, जो हम लोग फिगर 18.38 के बी में देखेंगे। तो ये हमारा फिगर 18.38 हो गया। यहाँ हम लोग देख सकते हैं ऊपर में आइसो एफिशिएंसी कर्व दिखाया गया और यहाँ कांस्टेंट एफिशिएंसी लाइन दिखाया गया हमको। और ये फुल गेट ओपनिंग का लेवल है, ये 0.75 गेट ओपनिंग है, ये 0.5 गेट ओपनिंग है। इस तरह से अलग अलग वेरिएशन है और यहाँ पे स्पीड आप देख सकते हैं। यही प्रोसीजर जो है वो अलग अलग गेट ओपनिंग और कर्व के लिए रिपीट किया जाता है, जिससे कि क्यू और एन, क्यू वर्सेज एन का जो ग्राफ है वो प्लॉट किया जाता है। ये पॉइंट जो है इसमें सेम एफिशिएंसी को जोड़ा जाता है। The curves having same efficiency are called isoefficiency curve. The curves are helpful for determining the zone of constant efficiency and predicting the performance of the turbine at various efficiencies. The curves having same efficiency are called isoefficiency curves. These curves are helpful for determining the zone of constant efficiency and predicating the performance of the turbine at various efficiencies. इन कर्व्स में सेम एफिशिएंसी होती है, इसलिए इसे आइसो एफिशिएंसी कर्व कहते हैं। ये कर्व जो है हेल्पफुल होते हैं जोन डिटरमाइन करने में, यानी कि कांस्टेंट एफिशिएंसी का जोन कौन सा है, और प्रिडिक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ टरबाइन फॉर वेरियस एफिशिएंसीज। हमें पता चलता है कि हम टरबाइन का परफॉर्मेंस कैसा होगा और कांस्टेंट कहाँ रहेगा। For plotting the isoefficiency curves, horizontal lines representing the same efficiency are drawn on the eta naught curve, speed curves. These points at which these lines cut the efficiency curves at various gate openings are transferred to the corresponding speed curve.
The points having the same efficiency are then joined by a smooth curve. These smooth curves represent the iso efficiency curves. तो दोस्तों आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं एन वर्सेस क्यू का प्लॉट है, एच यहाँ पे कांस्टेंट है। अब हम देख सकते हैं कि पावर का अलग अलग वैल्यू के हिसाब से गेट ओपनिंग के हिसाब से हमें दिखाया गया है स्पीड यहाँ हमारा आगे बढ़ रहा है, और फिर उसी पॉइंट्स को यहाँ आइसो एफिशिएंसी का उसमें प्लॉट किया गया है और एक स्मूथ लाइनिंग से यहाँ दिखाया गया है, और जिस पॉइंट पे ये कट करता है उस वैल्यू को हम लोग लेते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है गवर्निंग ऑफ टर्बाइन्स। The governing of turbine is defined as the operation by which the speed of turbine is kept constant under all conditions of working. It is done automatically by means of a governor which regulates the rate flow through the turbines according to the changing load conditions on the turbine. तो दोस्तों हमारा टॉपिक है गवर्निंग ऑफ टरबाइन। इसके बारे में हम लोग कहते हैं कि एक ऑपरेशन ऐसा है स्पीड ऑफ टरबाइन पे जो कि कांस्टेंट रखता है स्पीड को पूरे वर्किंग कंडीशंस में, और ये ऑटोमेटिकली चलता है और ये रेगुलेट करता है फ्लो का टरबाइन टरबाइन के फ्लो का, ताकि जो भी चेंज लोड हो उसके अकॉर्डिंग स्पीड को आगे पीछे ये करता है। Governing of a turbine is necessary as a turbine is directly coupled to an electricity generator which is required to run at a constant speed under all fluctuating load conditions. The frequency of power generated by a generator of a constant number of pair of poles under all varying conditions should be constant. This is only possible when the speed of the generator under all changing load conditions is constant. The speed of generator will be constant when the speed of the turbine is constant. तो हम यहाँ देख सकते हैं गवर्निंग ऑफ टरबाइन ज़रूरी है क्योंकि ये जो टरबाइन है वो डायरेक्टली कपल होता है एक इलेक्ट्रिक जनरेटर से, जिसका मतलब है कि इसको एक कांस्टेंट स्पीड चाहिए होता है हर फ्लक्चुएटिंग लोड कंडीशंस पे, और जो पावर जनरेशन होता है जनरेटर के थ्रू तो वो कांस्टेंट पेयर ऑफ पोल्स दे हर वेरिंग कंडीशंस में, इसलिए गवर्नर का यूज़ किया जाता है। और यही एक पॉसिबल वे है ताकि हम स्पीड ऑफ जनरेटर को हर लोड चेंजिंग कंडीशन में कांस्टेंट रख सकें। जब स्पीड ऑफ जनरेटर जब कांस्टेंट होगा तो स्पीड ऑफ टरबाइन भी कांस्टेंट होगा। तो दोस्तों अगले पैराग्राफ हम देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जब जनरेटर का लोड घटता है तो स्पीड ऑफ जनरेटर घटता है, तो कांस्टेंट स्पीड से थोड़ा लो वर्क करता है, और स्पीड ऑफ टरबाइन जब बढ़ता है बियॉन्ड द नॉर्मल स्पीड तो हमारा टरबाइन या जनरेटर जो होता है वो कांस्टेंट या नॉर्मल स्पीड पे चलता है। इससे जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर होता है टरबाइन का वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है जब तक कि स्पीड नॉर्मल ना हो जाए। इस प्रोसेस को हम लोग स्पीड ऑफ टरबाइन कहते हैं, यानी कि हर वायरिंग कंडीशन में जब लोड को कोई गवर्निंग करता है तो उसको हम लोग इस प्रोसेस को गवर्निंग कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है गवर्निंग ऑफ पेल्टन टरबाइन यानी इम्पल्स टरबाइन। तो हम लोग देख सकते हैं हम लोग इसको गवर्निंग ऑफ पेल्टन टरबाइन करने के लिए हमें चाहिए ऑयल प्रेशर गवर्नर। ये तो उसमें फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ऑयल सम्प, उसके बाद होता है गियर पंप जिसको ऑयल पंप भी कहते हैं, जो कि ड्रिवन होता है पावर ऑब्टेन फ्रॉम द टरबाइन शाफ्ट। ये टरबाइन शाफ्ट की मदद से चलता है। अगला हमारा होता है सर्वोमीटर मोटर, जिसको हम लोग रिले सिलेंडर भी कहते हैं। उसके बाद होता है कंट्रोल वाल्व या फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व या रिले वाल्व। उसके बाद होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर या पेंडुलम, जो भी ड्रिवन होता है बेल्ट या गियर से जो शाफ्ट के थ्रू चलता है। और फिर हमारा होता है पाइप कनेक्टिंग द ऑयल सम्प विद द कंट्रोल वेल और कंट्रोल वेल विद द सर्वो मोटर। और फाइनल और लास्ट होता है हमारा स्पीयर रॉड या निडल। Figure 18.39 shows the position of the piston in the relay cylinder, position of control or relay valve, and fly balls of the centrifugal governor when the turbine is running at the normal speed. When the load on the generator decreases, the speed of the generator increases. This increases the speed of the turbine beyond the normal speed. The centrifugal governor, which is connected to the turbine main shaft, will be rotating at an increased speed. Due to increase in the speed of the centrifugal governor, the fly balls moved upward due to the increased
centrifugal force on them due to the upward movement of the fly balls. The sleeve will also move upward. A horizontal lever supported over a fulcrum connects the sleeve and the piston rod of the control valve. As the sleeve moves up, the lever fulcrum connects. The lever turns about the fulcrum and the piston rod of the control valve moves downward. This closes the valve V1 and opens the valve V2 as shown. तो हम लोग देख सकते हैं कि फिगर 18.39 फिगर में जब हम लोग अभी नीचे देखेंगे तो पिस्टन जो रिले सिलेंडर का है वो ये फिगर दिखाएगा कि पिस्टन का पोजीशन क्या है रिले सिलेंडर में, कंट्रोल या रिले वाल्व का क्या पोजीशन है और फ्लाई बॉल का पोजीशन क्या है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में और टरबाइन का रनिंग दिखाएगा नॉर्मल स्पीड पे। लोड जब घट जाता है डिक्रीजर जनरेटर पे तो स्पीड ऑफ जनरेटर हमारा बढ़ जाता है। इसके कारण हमारा जो टरबाइन का स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड से बढ़ जाता है। तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होता है वो कनेक्टेड होता है टरबाइन के मेन शाफ्ट से। तो वो ज़्यादा स्पीड में मूव करने लगता है और इस स्पीड बढ़ने के कारण सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर जो है और जो फ्लाई बॉल्स है वो ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इस इंक्रीज़्ड सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स के कारण। तो ये जब अपवर्ड मूवमेंट होता है, तो स्लीव जो होता है वो भी उप अपवर्ड जाता है। अब एक हॉरिज़ॉन्टल लीवर होता है सपोर्टेड ओवर अ फल्क्रा जो स्लीव को कनेक्ट करता है पिस्टन रॉड से, जो कंट्रोल वाल्व में लगा होता है। अब जब जैसे-जैसे स्लीव ऊपर जाता है तो ली ये जो लीवर है वो फुलक्रम के साथ टर्न होने लगता है और पिस्टन रड जो है वो कंट्रोल वाल्व को नीचे खींचता है। इसके कारण जो कंट्रोल वाल्व है इसके कारण जो वाल्व है V1 बंद हो जाता है और V2 वाल्व खुल जाता है। The oil pumped from the oil pump to the control valve or relay valve under the pressure will flow through the valve V2 to the servo motor and will exert the force on the face A of the piston of the relay cylinder. The piston along with the piston rod and spear will move towards right. This will decrease the area of flow of water at the outlet of the nozzle. This decrease of area of flow will reduce the flow of water to the turbine, which consequently reduces the speed of the turbine. When the speed of the turbine becomes normal, the fly ball sleeve, lever, and the piston rod of the control valve come to its normal position as shown in figure 18.39. जैसे ही वाल्व V2 खुलता है तो ऑयल जो है ऑयल पंप से कंट्रोल वाल्व के थ्रू प्रेशर में फ्लो करके सर्वो मोटर तक जाता है और ये एक फोर्स एक्सर्ट करता है ए फेस पे पिस्टन के जो कि रिले सिलेंडर में है और पिस्टन जो है वो पिस्टन रॉड के साथ आगे की तरफ वो बढ़ता है और स्पीयर जो है वो दाएं की तरफ बढ़ता है। ये डिक्रीज करता है फ्लो ऑफ वाटर जो आउटलेट ऑफ नोजल पे है। ये डिक्रीज ऑफ फ्लो जो होता है वो फ्लो ऑफ वाटर टरबाइन में घटा देता है और ये कंसिक्वेंटली धीरे-धीरे घटते जाता है, इससे स्पीड ऑफ टरबाइन घट जाता है। जब स्पीड ऑफ टरबाइन नॉर्मल हो जाता है तो फ्लाई बॉल्स और स्लीव और लीवर और पिस्टन सब वापस नॉर्मल पोजीशंस में आ जाते हैं। यहाँ नीचे फिगर में देखेंगे कि ये हमारा ऑयल पंप और ऑयल सम्प हो गया और ये टरबाइन शाफ्ट हो गया हमारा। ये रिले सिलेंडर, ये नोजल और स्पीयर हो गया। ये हमारा लीवर है, डाइबॉल और स्लीव है और ये हमारा टरबाइन से मेन शाफ्ट का है। पिस्टन रड ऑफ कंट्रोल वाल्व हमारा ये है और ये हमारा रिले कंट्रोल वाल्व है। ये आप पूरा फोटो यहाँ पे देख पा रहे हैं। दोस्तों जब V1 का वाल्व यहाँ बंद होता है तो V2 का वाल्व खुल जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो ऑयल है, ऑयल पंप और ऑयल सम्प में जाने लगता है। दोस्तों हम लोग यहाँ देख सकते हैं जब ये लीवर पोजीशन चेंज करता है तो वाल्व V1 बंद होता है और वाल्व V2 खुल जाता है। उसके बाद ऑयल जो है यहाँ से आता है और ये यहाँ से ऐसे ट्रैवल करता है और ये पिस्टन रॉड ये रिले सिलेंडर में आता है और ये नोजल को आगे भेजता है और ये स्पीयर जो है वो वाटर के फ्लो को घटा देता है। इसके कारण जो हमारा फुलक्रम पे इफ़ेक्ट पड़ता है और स्लीव और टरबाइन शाफ्ट ये सब थोड़ा इंक्लाइन हो जाता है और जब जैसे ही टरबाइन का स्पीड फिर नॉर्मल हो जाता है, ये सब स्फीयर से लेके पिस्टन रॉड का सिलेंडर सब वापस आता है और ये जो हमारा ये वाल्व है, ये नीचे की तरफ आता है और हमारा ऑयल का प्रोडक्शन रुक जाता है यहाँ पर।
When the load on the generator increases, the speed of generator and hence the turbine decreases. The speed of the centrifugal governor also decreases and hence centrifugal force acting on the fly balls also reduces. This brings the fly balls in the downward direction. Due to this, the sleeve moves downwards and the lever turns about the fulcrum, being the piston rod of the control valve in the upward direction. अब देखिए यहाँ पे आपको यही प्रोसेस फिर से लिखा हुआ मिल रहा है जो मैंने अभी आपको बताया. This closes the valve V2 and opens the valve V1. The oil under pressure from the control valve will move through V1 to the servometer and will exert a force on the face B of the piston. This will move the piston along the piston rod and spear towards left, increasing the area of flow of water at the outlet of nozzle. This will increase the rate of flow of water to the turbine and consequently the speed of turbine will also increase till the speed of turbine becomes नॉन. तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर का एंडिंग है. अब हम आते हैं हाइलाइट्स पर. वो हम देखेंगे. हमारा हाइड्रोलिक मशीन जो होता है वो कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, जिसको हम लोग टर्बाइंस कहते हैं. क्रॉस हेड होता है वो वर्टिकल डिफरेंस होता है और हेड रेस्ट जो होता है ग्रॉस हेड जो होता है वो वर्टिकल डिफरेंस होता है हेड रेस और टेल रेस के बीच में. और नेट हेड जो होता है वो हमारा होता है इफेक्टिव हेड जो इनलेट ऑफ टरबाइन पे अवेलेबल होता है. हमारा ग्रॉस हेड का और ये लिखते हैं एच जी से. एच बराबर एच जी माइनस एच एफ होता है. तो एच जब हम लोग निकालेंगे तो ये इस फॉर्मूला से निकलता है 4F × L × V² बाई डी इंटू 2G. अब एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन जो होता है वो होता है हाइड्रोलिक मैकेनिकल और ओवरऑल. और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो होता है वो एनएच से होता है. वो फॉलोइंग फार्मूला हम लोग है ये हम लोग पढ़ चुके हैं. RP/WP होता है और ये हमारा फॉलोइंग BW1 U1 प्लस माइनस BW2 U2 बाई GH. इसका डिटेल्ड डिस्कशन हम पीछे वीडियो में किया था. आप मैकेनिकल एफिशिएंसी का वैल्यू यहाँ देख सकते हैं. SP/RP हम लोग लेते हैं और ओवरऑल एफिशिएंसी का वैल्यू होता है SP/WP. If at the inlet of turbine the energy available is only kinetic energy, the turbine is known as impulse turbine. But if inlet of turbine the energy available is kinetic as well as pressure energy, the turbine is called reaction turbine. तो जैसा हमने पढ़ा था आपको याद होगा कि अगर टरबाइन के इनलेट ऑफ टरबाइन पे सिर्फ अगर काइनेटिक एनर्जी हो तो उसको इम्पल्स टरबाइन बोलेंगे और काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ प्रेशर एनर्जी भी हो तो उसको रिएक्शन टरबाइन बोलेंगे. अब पेल्टन व्हील के लिए टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन जो होता है वो हाई हेड के लिए यूज होता है. तो V1 का वैल्यू हमारा CV इंटू √2GH होता है जहाँ पे CV हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है और मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारा पेल्टन व्हील का होता है वो U बराबर V1/2 आता है और मैक्सिमम एफिशिएंसी आता है हमारा 1 + cos⁡φ/2 जहाँ पे फाई जो है वो वेन एंगल है आउटलेट का. अब देखिए जेट रेशियो का डिफाइन करते हैं कि ratio of pitch diameter of the Pelton wheel to the diameter of jet. तो कैपिटल D बाय स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं इसको. अगला हमारा है फ्रांसिस टरबाइन जो है वो एक इनवर्ट रेडियल फ्लो टरबाइन है जिसका डिस्चार्ज रेडियल होता है आउटलेट पे. जिसका मतलब होता है एंगल जो बनाता है वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी के साथ आउटलेट पे वो 90 डिग्री होता है. बीटा जब 90 डिग्री होता है तो VW2 जो होता है वो 0 होता है और वर्क डन बाय वाटर ऑन द रनर पर सेकंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 1/G VW1 इंटू U1. स्पीड रेडियो रेशियो ऑफ द वेलोसिटी जो होता है वो इनलेट पे वो होता है √2GH जहाँ पे फ्लो रेशियो होता है वो होता है रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट द इनलेट टू द वेलोसिटी गिवन बाय √2GH. कैप्लन टरबाइन जो है वो एक्सियल फ्लो टरबाइन है रिएक्शन टरबाइन है जिसमें कि वेन्स और हब जो है वो एडजस्टेबल होता है और पेरिफेरल वेलोसिटी इनलेट और आउटलेट पे हमारा U1 = U2 कहलाता है. वो इक्वल होता है. डिस्चार्ज थ्रू अ टरबाइन जो होता है उसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं. पेल्टन व्हील के लिए हो जाता है π/4 d² इंटू √2GH. फिर वही वैल्यू फ्रांसिस टरबाइन में बदल जाता है वो हो जाता है पाई इंटू D1V1 इंटू BF1. और कैप्लन टरबाइन के लिए हो जाता है आपका π/4 D0² माइनस DB² इंटू VF1. Draft tube is a pipe of gradually increasing area used for discharging water from exit of reaction turbine. These may be conical or simple elbow type. The efficiency of draft tube is given by ND is equal to V1 by 2G minus V2 square by 2G minus HF divided by V1 square by 2G.
तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ड्राफ्ट ट्यूब जो है वो इंक्रीजिंग एरिया का पाइप होता है जिससे कि डिस्चार्ज वाटर को निकाला जाता है किसी भी रिएक्शन टरबाइन से। अब इसका हमने टाइप्स देखा था, वो कोनिकल हो सकता है, सिंपल एल्बो टाइप हो सकता है, या फिर एक तरफ सर्कुलर और दूसरी तरफ रेक्टेंगुलर हो सकता है। ये आप मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। तो हम लोग डिफाइन करते हैं speed at which a turbine runs when it is working under a unit head and develops unit power. The expression of specific speed is given by Ns is equal to n root P by h to the power 5 by 4. स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन जो होता है वो होता है कि टरबाइन जो होता है वो रन करता है। टरबाइन का जो स्पीड होता है जिस पे वो रन करता है तो वो यूनिट हेड में जितना काम करे और जितना यूनिट पावर जनरेट करे उस स्पेसिफिक स्पीड को निकालने के लिए हमारे हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है यूनिट क्वांटिटी इस बारे में। यूनिट क्वांटिटी और क्वांटिटी जो कि ऑब्टेन किया जाता है जब हेड ऑफ टरबाइन जो है वो यूनिटी में रहता है। तो यूनिट स्पीड को एन यू, यूनिट पावर को पी यू और यूनिट डिस्चार्ज को क्यू यू से डिनोट करते हैं और इनको तरह से दर्शाया जाता है और इसका ये फार्मूला होता है। और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ टरबाइन आर, तो ये अभी हम लोग अभी जस्ट इसी वीडियो में हमने पढ़ा है। वो होता है कांस्टेंट हेड कर, कांस्टेंट स्पीड कर्व्स और कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व। और गवर्निंग ऑफ टरबाइन जो होता है वो होता है डिफाइंड एज द ऑपरेशन बाय विच द स्पीड ऑफ टरबाइन इज केप्ट कांस्टेंट अंडर ऑल वर्किंग कंडीशंस ऑफ वर्किंग। इट इज डन बाय ऑयल प्रेशर गवर्नर। तो हम लोग देख सकते हैं गवर्निंग ऑफ टरबाइन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि स्पीड ऑफ टरबाइन को कांस्टेंट रखने के लिए किया जाता है हर कंडीशंस में। ये ऑयल प्रेशर गवर्नर से किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले वीडियो में हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।